नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में। अगर सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के नज़रिए से देखा जाए तो ये चर्चा काफ़ी अहम होने वाली है। हम उनके जीवन, शिक्षाओं और उन महत्वपूर्ण योगदानों को डिकोड करेंगे जो सीधे हमारे सिलेबस से जुड़े हैं। तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, उनका प्रारंभिक जीवन। दूसरा, उत्तराधिकार। तीसरा, गुरुमुखी लिपि का विकास। चौथा, उनके सामाजिक सुधार। और अंत में एथिक्स या नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, परिचय और प्रारंभिक जीवन। इतिहास को समझने के लिए क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रीलिम्स के नज़रिए से ये 3 साल याद रखना ज़रूरी है। 1504 में पंजाब के मत्तेदी सराय में उनका जन्म, 1539 में गुरुपद की प्राप्ति और फिर 1552 में खड़ूर साहिब में उनका ज्योति जोत समाना। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। 1539 से पहले वो भाई लहना के नाम से जाने जाते थे, जो एक साधारण खत्री व्यापारी और माता दुर्गा के परम भक्त थे। लेकिन 1539 के बाद वही भाई लहना एक महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु अंगद देव जी में बदल गए। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक रूपांतरण था। भाग 2, उत्तराधिकार और भक्ति। इतिहास में उत्तराधिकार के कई किस्से हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल अलग है। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य की निष्ठा परखने के लिए बेहद कठिन परीक्षाएं लीं, जैसे कीचड़ में सने कपड़े उठाना, गीली घास का भारी गट्ठर ढोना या एक दीवार को बार बार तोड़कर बनाना। ये सब सिर्फ काम नहीं थे, बल्कि पूर्ण समर्पण और अपने अहंकार को पूरी तरह खत्म करने की अग्नि परीक्षाएं थीं। और इसका परिणाम क्या हुआ? गुरु नानक देव जी ने अपने स्वयं के पुत्रों श्री चंद और लक्ष्मीदास की जगह एक सच्चे और समर्पित शिष्य को गुरुपद के लिए चुना। मेरिट यानी योग्यता के आधार पर उत्तराधिकार की ऐसी मिसाल इतिहास में सच में बहुत कम देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, गुरुमुखी लिपि। अगर आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस की बात करें तो गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। 35 मूल अक्षरों वाली ये लिपि जानबूझकर बहुत ही सरल और वैज्ञानिक रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात, इसने शिक्षा पर कुछ खास वर्गों के एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब ज्ञान सबके लिए सुलभ था। इसके साथ ही इसी नई लिपि का इस्तेमाल करके गुरु नानक जी की जो मौखिक वाणियां थीं, उन्हें पहली बार लिखित रूप में संकलित किया गया। गुरु अंगद देव जी ने इसमें अपने 62 मौलिक श्लोक भी जोड़े, और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आगे चलकर प्रामाणिक सिख साहित्य खड़ा हुआ। अब आते हैं भाग 4 पर, सामाजिक सुधार और अखाड़े। सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय के नज़रिए से देखें तो लंगर व्यवस्था का विस्तार एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। माता खीवी जी के बेहतरीन प्रबंधन में लंगर ने समाज से जातिगत भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंका। नियम एकदम साफ था, आप राजा हों या आम इंसान, सभी को एक समान पंगत में बैठकर भोजन करना होगा। उसी दौर में विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा भी बढ़ रहा था। इसे भांपते हुए मल्ल अखाड़ों की शुरुआत की गई। यहाँ युवाओं को शारीरिक शिक्षा और युद्ध कौशल तो सिखाया ही जाता था, साथ ही उनके आध्यात्मिक अनुशासन पर भी जोर दिया गया, यानी स्वस्थ शरीर और मजबूत मन दोनों का एक साथ विकास। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आया। जहाँ पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था कुछ खास जातियों और भाषाओं तक सीमित थी, वहीं नई स्थापित पाठशालाओं ने शिक्षा का असली लोकतंत्रीकरण किया। बिना किसी जेंडर या जाति के भेदभाव के सबको उनकी अपनी आम भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। सोचिए, 16वीं सदी में यह कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति रही होगी। भाग 5, नैतिकता और यूपीएससी के लिए प्रासंगिकता। तो अब इस सब का हमारे एग्जाम से क्या सीधा जुड़ाव है? जैसा कि सिविल सेवा की प्रमुख अध्ययन सामग्री में बताया गया है, 10 गुरुओं का इतिहास हमें लीडरशिप, इंटेग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा और लोक सेवा की बेहतरीन केस स्टडीज देता है, जो जीएस पेपर 4 के लिए बहुत काम की हैं। गुरु अंगद देव जी का पूरा जीवन सेवा का प्रतीक है, बिना किसी लालच के निस्वार्थ कर्म। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता चरम विनम्रता और दुनिया से भागने के बजाय व्यवहारिक आध्यात्मिकता अपनाने में है। ये वो कोर वैल्यूज हैं जो एक अच्छे प्रशासक में होनी चाहिए। एथिक्स के निबंधों में कोट करने के लिए हुमायूं वाली घटना एक कमाल का उदाहरण है।
एक बार जब पराजित मुगल सम्राट हुमायूं ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली थी तो गुरुजी बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने एकदम शांत भाव से उसका सामना किया। ये साबित करता है कि सच्चा अधिकार और असली ताकत आपकी आंतरिक शांति से आती है, हथियारों से नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो 16वीं सदी के ये सुधार आज के हमारे प्रशासनिक लक्ष्यों से कितने मिलते जुलते हैं। मातृभाषा में शिक्षा देने का मॉडल हो, सबके लिए समावेशी कल्याण कार्यक्रम हो, भाषा को बचाना हो, या फिर योग्यता के आधार पर शासन चलाना हो, ये नीतियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। गुरु अंगद देव जी के समय में समानता और सुलभता के लिए जो ये ऐतिहासिक संस्थागत सुधार किए गए थे, वो आज की आधुनिक सामाजिक नीतियों और पॉलिसी मेकिंग के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट कैसे बन सकते हैं?